हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एटम क्लासरूम। तो गैस, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, फिर से हम लोग एक सेट के साथ आए हुए हैं जो टॉप वन लाइनर टेस्ट सीरीज है उसमें, ठीक है। और आज आपका टेस्ट नंबर 19 क्लियर। तो बहुत दिनों से आपका क्लास ऑफ था, कल से आपका क्लास चालू हुआ है। तो जिसको भी नहीं पता है उनको जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। फिर से आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है, जो इधर एक वीक से छूट गया था। और टाइम वही रहेगा 7:30 मॉर्निंग में। तो आप सभी जरूर ये क्लास क्या करो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने शायद बीच में आपका एक कभी कमेंट देखा था, ठीक है। आज जनरल देखो, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं किसी ना किसी वीडियो को कमेंट देखता हूँ। एक डाउट था वहाँ पे, ठीक है, हैवी वाटर, इसको क्लियर कर ही देता हूँ। अभी अचानक से मुझे याद आ गया, ठीक है, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर के खोजकर्ता कौन है? शायद ये मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले किसी सेट में, ठीक है। और वहाँ पे मैंने हेरोल्ड पढ़ाया था, ठीक है, हेरोल्ड। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ, और ये कन्फ्यूज़न मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते हो तभी आपको कन्फ्यूज़न हुआ। अगर नहीं आप जानते तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि आंसर जो है वह है एससी यूरे, ठीक है, एससी यूरे। एक्चुअली में ये एससी यूरे गलती मेरा ही था, मुझे बताना चाहिए था पूरा हेरोल्ड सी यूरे, ठीक है। तो ये एससी जो है, ये एस का मतलब ये हेरोल्ड ही है, इनका पूरा नाम है हेरोल्ड सी यूरे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, या तो एससी यूरे दे, या सिर्फ यूरे दे, या हेरोल्ड दे, तीनों आपका आंसर एक ही हुआ। और ये हैवी वाटर के खोज करता है, ठीक है। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं आज के सेट की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई, यानी मुस्लिम को छोड़कर जो भी और इसमें आ रहे हैं, उन सभी को नागरिक यानी भारतीय नागरिक का दर्जा दिया जाएगा, यानी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको ये बताना है किन देशों के नागरिकों के साथ ऐसा होगा, यानी किन देशों के नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी। कहाँ कहाँ का नागरिक है वो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन सा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहाँ के जितने भी दिए हुए हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी को यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है अगर वह कंडीशन फुलफिल करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आज हमारा जो सारा फोकस है वो नागरिकता पे है। नागरिकता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत से बाहर कितने वर्षों तक लगातार कोई रहे तब उनका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो भारत से बाहर 7 वर्षों तक अगर कोई लगातार रहता है तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय के अंतर पे मनाया जाता है? तो प्रति 2 साल में, ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। लेकिन क्या ये शुरू से ही 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब से मनाया जा रहा है? मैंने पूछा क्या अगला क्वेश्चन? नहीं, मैंने नहीं पूछा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2 वर्ष के अंतराल पे, ये 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले 2015 से पहले प्रति वर्ष मनाया जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता जो सामान्यतः, ठीक है, स्पेलिंग एरर है, सामान्यतः भारत के बाहर निवास करता है, वैसा नागरिक भारत का जो सामान्यतः भारत के बाहर निवास करता है तथा भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ से 3 टर्म है,
ठीक है। जो अगला 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 3 टर्म है, उन्हीं तीनों टर्मों पे आधारित है। पहला क्या है, वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको NRI कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NRI, ठीक है, NRI, ठीक है, NRI। तो जो भी वैसे लोग हैं जो सामान्यतः भारत से बाहर निवास करते हैं, उनके पास पासपोर्ट होता है, तो उनको NRI कहा जाता है। उनका क्या क्या खासियत है या क्या उनको बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये भारत के नागरिक ही होते हैं, ठीक है, और उनको जो भी यहाँ पे भारत में जो भी नागरिकों को लाभ प्राप्त है वो सारे लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या उनको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल है, उनको मत देने का अधिकार भी है। अब देखो अगला क्या है, वैसा व्यक्ति जो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो और उसने वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, जिसका वह पासपोर्ट धारक भी है, उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन के टर्म पे ध्यान दो। अक्सर इन तीनों क्वेश्चंस में, जो अगला आपका एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और आने वाला है, इन सभी में NRI ही मार देते हैं। ये गलत है, आपको अच्छे से याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। पहला NRI आपने देख लिया, भारत से बाहर निवास करता है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है, उसको NRI कहेंगे। जो भी भारत के नागरिकों को फैसिलिटी मिलता है वो सभी इनको मिलेगा। लेकिन वहीं पे वैसा व्यक्ति जो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारत का नागरिक रहा हो और उसने वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, जिसका वह पासपोर्ट धारक भी है, उन्हें क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है PIO। क्या कहा जाता है, PIO। इसका मतलब क्या हो गया, PIO का मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। क्या बोलते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो ये PIO का डेफिनेशन आपको याद रखना है। अब चलो तीसरा देख लेते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर बिना वीजा भारत आ जा सकता है और जितनी अवधि तक चाहे रह सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वह क्या कहलाएगा। अब देखो एक नया और आ गया, आपका नया टाइप आ गया, जिसमें ऐसा है कि वह बिना वीज़ा का, उसको भारत में आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, बिना वीज़ा का आ जा सकता है और जितना दिन चाहे उतना दिन भारत में रह सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है OCI। क्या कहा जाता है, OCI, यानी विदेशी भारतीय नागरिक। क्या है ये, विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इससे पहले जो आपने देखा वो क्या है, वो है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारत में इनका जन्म हुआ है या इनका कोई पूर्वज भारत में रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो। तो ऐसे लोगों के पास अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है, दूसरे देश में वो रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता भी उन्होंने प्राप्त कर ली है और वह उसका पासपोर्ट धारक भी है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, PIO, ठीक है। और नागरिकता अगर वह लेना चाहेंगे तो उनको भारत में कम से कम 7 साल तक लगातार रहना पड़ेगा, ठीक है। इनको क्या कोई फैसिलिटी इनको मौजूद है, क्या यह वोट दे सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको कोई विशेष लाभ भारत में नहीं मिल सकता है, ना ही ये वोट दे सकते हैं, ठीक है। और ये भारत के वीज़ा धारक हो सकते हैं। और अगला आपका जो यहाँ पे टर्म आया वो आया OCI, जिसको मैंने बताया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो भारत में जितना चाहें उतना रह सकते हैं, जब चाहें तब आ सकते हैं, ठीक है। इन पर कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन यह वोट नहीं दे सकते हैं। इनका सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो यही है, ये वोट नहीं दे सकते हैं। क्लियर, ये तीनों टर्म आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जल्दी से बताओ, पिछला 3 क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप जल्दी जल्दी करो। किस समिति की सिफारिश पे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह है LM सिंघवी समिति, ठीक है। क्या नाम है, LM सिंघवी। LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्वी मानसून के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध किस राशि से है? अब आ गया आपका, ये शायद मैंने कभी एक बार और पढ़ाया था, ठीक है। अब वहीं से आपका है चेरी ब्लॉसम। आपको ये बताना है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्वी मानसून की बौछार हो जाती है किन राज्यों में? तो यह है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटक के साथ ही जैसे आपके केरल वाले एरिया में, ठीक है, केरल और जो कर्नाटक का जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे, ठीक है, इसको या तो यहाँ पे चेरी ब्लॉसम के रूप में भी हम लोग जानते हैं या फिर आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, अगर चेरी ब्लॉसम वर्षा का बात करेंगे जो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद होती है, सिर्फ आपको ध्यान देना है मानसून या वर्षा इस तरह का अगर टर्म आ जाए तो आपको याद रखना है ये किसी ना किसी ऐसे राज्य के बारे में पूछ रहा है जहाँ पे आम्र वर्षा का संबंध है, या आम्र वर्षा को मैंने बताया था ना वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो बस आम्र वर्षा को आपसे पूछा जाएगा, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन अगर एक टर्म जुड़ जाए महोत्सव जब जुड़ जाए तो ये आपका ना तो केरल होगा, ना कर्नाटक होगा, ना ही वेस्ट बंगाल होगा, उस क्षेत्र से आपका दूर चला आता है और इसका आंसर होता है शिलोंग मेघालय, ठीक है, शिलोंग मेघालय। बस यही टर्म आपको याद रखना है, महोत्सव। अगर सिर्फ चेरी ब्लॉसम पूछा गया है और वहाँ कोई ना कोई टर्म या तो मानसून या बारिश, ठीक है, इस तरह के टर्म अगर आए हुए हैं तो वो आपका कर्नाटक और केरल होगा, कर्नाटक होगा मेनली, ठीक है। लेकिन अगर चेरी ब्लॉसम महोत्सव आ जाए इसका आंसर होगा शिलोंग मेघालय। ये आप मत भूलना, नहीं तो एग्जाम में गलती कर बैठोगे। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो आम्र वर्षा केरल से संबंधित है, ठीक है, केरल और कर्नाटक, ठीक है। इसी आम्र वर्षा को ही कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है? भारत में दक्षिण जो पश्चिम मानसून है उसका समय क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक है। कब से कब तक है? जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर तक इसका समय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार पर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार पर नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन भी आपको दो दिया हुआ है, एसिडिक लावा या बेसिक लावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सिलिका की मात्रा अधिक किस तरह के आपको किस प्रकार के लावा में मिलेगा? जल्दी बताओ। अब तो आपके लिए आसान हो गया चुनना, दोनों में से कोई एक चुनना है, तो जल्दी से चुन लो। किस तरह के लावा में? तो एसिडिक लावा में, ठीक है, अम्लीय लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो जो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी है, आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका। तो कई बार आपको सिर्फ अफ्रीका मिलेगा, कई बार आपको तंजानिया मिलेगा, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। तंजानिया अफ्रीका में है, ठीक है। और कैसा पर्वत अगर ये पूछ लिया जाए तो एक्सटिंक्ट यानी शांत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। क्या नाम है इसका? इसका नाम है किलायु। ये कहाँ है? ये हवाई द्वीप पर, ठीक है, हवाई द्वीप।
ठीक है, ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन बस थोड़ा सा इसमें चेंज करके अगर मैं पूछूं तो अक्सर कंफ्यूजन तो यहीं पे होता है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह सर्वाधिक सक्रिय। टर्म पे ध्यान दो, मैं बार बार बोलता हूं आपको, टर्म पे ध्यान दो। अगर टर्म पे ध्यान दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। वहीं पे अगर टर्म पे बिना ध्यान दिए आप आंसर करोगे तो आपका एग्जाम में गलती होगा। तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, सबसे बड़ा है मौना लोआ। ठीक है, मौना लोआ। ठीक है, यह है सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? हमारे सौर मंडल का बात किया जा रहा है, ध्यान देना है, फिर से आपको टर्म पे ध्यान देना है। सौर मंडल, पृथ्वी पे नहीं पूछा जा रहा है, सौर मंडल पे अभी तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? यह है माउंट ओलंपस। क्या है नाम इसका? इनका नाम है ओलंपस। ठीक है, और ये कहाँ है? ये तो आप सभी को पता है, ये है मार्स पे। ठीक है, मार्स पे। ये सौर मंडल में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अनगिनत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, किसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो स्ट्रोम्बोली को, माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है माउंट, क्या नाम है? माउंट एरेबस। ठीक है, माउंट एरेबस, सॉरी, माउंट इरेबस। ठीक है, ये माउंट इरेबस कहाँ है? ये है अंटार्कटिका पे, और अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, देमबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देमबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये कैसा है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मृत ज्वालामुखी है और ये ईरान में है। ठीक है, यहाँ से देखो, मैंने तो बहुत कम पूछा है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, सारा तो मैं यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप इसको याद जरूर रख लो, आपका होमवर्क यही है। ठीक है, जितने भी ज्वालामुखी हैं आपको याद रखना है किस देश में स्थित है वो, आज के आज आप उसको रिवाइज कर लो। ईरान का जैसे मैंने अभी बताया देमबंद, एक और है कोहे सुल्तान। ठीक है, तो कोहे सुल्तान और देमबंद ये दोनों मृत ज्वालामुखी है और दोनों के दोनों ईरान में है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु रेनियर सस्ता हुड। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी है, इसमें 3 ज्वालामुखी हैं, रेनियर सस्ता हुड। आपको ये बताना है ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है रेनियर सस्ता हुड? जल्दी से बताओ, कहाँ स्थित है रेनियर सस्ता हुड? तो ये 3 हैं और तीनों के तीनों यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ स्थित है? ये सभी तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। 10,000 द्वारों की घाटी ये कहाँ स्थित है? ये अलास्का में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? अलास्का, अलास्का में स्थित है। अलास्का कहाँ है? यह है यूएसए में। ठीक है, तो अलास्का के कटमई पर्वत पर, अगर आपसे पर्वत पूछ लिया जाए, चलो उसको भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, कटमई पर्वत। ठीक है, अलास्का के कटमई पर्वत पर 10,000 द्वारों की घाटी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है कैटोपैक्सी। ठीक है, कैटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, देखो टर्म, बस मैं टर्म इसको चेंज कर रहा हूँ और आपका आंसर चेंज हो जाएगा।
तो आपने ओजस डेल सलाडो का नाम सुना होगा, शायद मैंने नहीं करवाया यहाँ पे, आपको मैं बता देता हूँ, याद रखना। ओजस डेल सलाडो, ये एक नाम सुना होगा। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी। ये दोनों टर्म में अंतर आप समझ लो, तभी आपको आंसर क्लियर होगा। देखो ये जमीन है, ठीक है, ये भी जमीन है। यहाँ से मान लेता हूँ मैं, ये बनाया मैंने ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है। अब इसको आप लोग जो दीपावली में अनार छोड़ते हो वो मत समझ लेना, ये ज्वालामुखी है, जला के राख कर देगा, सोच लो, ठीक है। तो ये है ज्वालामुखी। अब ये है ऊंचा है, और दूसरा मैं बताता हूँ, ये मान लेता हूँ ये, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ज्वालामुखी बना रहा हूँ, ये, ठीक है, ये। तो अब देखो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी का साइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी चलो एक्टिव बना देता हूँ, ये भी निकल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो ये इसका साइज, और मैं जमीन से इसका साइज का बात करता हूँ, तो ये साइज भले ही आपको छोटा नजर आए, पर टोटल साइज अगर देखोगे जमीन से, ठीक है, तो बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। जमीन तो आपका यहीं तक था, तो ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और यही है ओजस डेल सलाडो। और सबसे अधिक ऊंचा, जिसका पर्सनल ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक है, वह कौन सा है, वह है कैटोपैक्सी, ठीक है। यही डिफरेंस था दोनों में, और बार बार ये एग्जाम में आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने एक्चुअल में गलती क्या किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो अगर हम लोग वर्गीकरण देखेंगे तो टोटल 4 भागों में किया गया है, ठीक है। और वो 4 कौन कौन सा है, वो है आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक रेंज, मिड अटलांटिक रिज या बेल्ट बोल सकते हो, और इंटरप्लेटेड वोल्केनिज्म, ठीक है, अंतरप्लेटीय ज्वालामुखी। ये 4 बेल्ट हैं या 4 वर्ग है जिसमें ज्वालामुखियों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको सील्ड शंकु भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ इसमें उलटफेर नहीं किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्षारीय लावा शंकु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सील्ड शंकु, या पूछा जाएगा सील्ड शंकु क्या है। आपके ऑप्शन में रहेंगे क्या मैंने बताया, अम्लीय लावा शंकु, क्षारीय लावा शंकु, इस तरह के आपके ऑप्शन रहेंगे। बस क्षारीय लावा शंकु, सील्ड, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो कितना होगा? कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हुआ, और वहीं पे केल्विन अगर देगा तो केल्विन 273 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका डिवीज़न पता है, कितने बराबर भागों में स्केल बांटा हुआ रहता है, तो फिर आप इसको समझ पाओगे कि क्यों ये अंतर होता है। आप जानते हो केल्विन और सेल्सियस हमेशा, एक बार अगर आपने पकड़ लिया दोनों का कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन होता है, बस अब जितना सेल्सियस में बढ़ाओगे उतना इसमें बढ़ाते जाओ, ठीक है। अगर मैं 10 डिग्री का बात करूंगा तो 0 + 10 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, वहीं पे 273 + 10 यानी 283 डिग्री केल्विन, तो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। बस आप जितना ऐड करोगे उधर 0 में, उतना इधर 273 में ऐड कर दो। लेकिन फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्केल का डिवीज़न जो है वह अलग अलग होता है, इसी कारण से नहीं होता है। चलो आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो आपने पढ़ा 0 डिग्री, और दूसरा कम से कम 2 चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी चाहिए, और 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में लिखेंगे तो 373, 273 + 100 कर दो 373, क्योंकि स्केल का डिवीज़न अलग अलग है, ठीक है। इसमें बस डिवीज़न पे बात किया जाता है। स्केल का डिवीज़न कैसे हुआ है, कितने बराबर भागों में बांटा हुआ है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो सेल्सियस जो है, ठीक है, सेल्सियस वाला स्केल जो है, ठीक है, इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है,
वहीं पे केल्विन को भी 100 बराबर भागों में बांटा गया, लेकिन फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इसी कारण से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको अलग अलग रिलेशन दिखता है। ऐसा नहीं है कि सेल्सियस में अगर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो फ़ारेनहाइट में भी 10 डिग्री बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, सेल्सियस में अगर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो केल्विन में भी 10 डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का डिवीजन जो है वह 100 का है। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, बस। अब कोई अंतर नहीं है, इसमें 10 बढ़ाओगे इसमें भी 10 बढ़ा दो, बराबर हमेशा रहेगा। लेकिन फ़ारेनहाइट का आपका चेंज करने का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जितने भी स्वचालित इंजन हैं उसमें हिमरोधी के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? हिमरोधी के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। क्या इस्तेमाल किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल को हिमरोधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होगा? लो, एक और आ गया आपका। स्वस्थ मनुष्य अगर है तो उसके शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग 310 केल्विन के रूप में जानते हैं। 37 जीरो में ऐड किया, इसमें भी 37 ऐड कर दो। केल्विन अगर आपसे पूछे तो बहुत आसान है, बस एक याद रखो, उसके बाद आपका टेंशन खत्म। लेकिन फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं है, उसमें आपको अलग अलग चीज़ों का या तो याद रखना पड़ेगा या फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक क्या होगा? अगर पानी में साधारण नमक आप मिला देते हो तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी में अगर नमक मिला देते हो तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात किया जाता है तो वो घट जाएगा। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायु का तापमान बढ़ रहा है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या बढ़ेगा या सिर्फ घटेगा? जल्दी से बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हो तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये सही होगा। ये आपको समझ में आता ना, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल 4 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ रही है तो जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब यही कारण है ना, आपसे पूछा जाता है जब आप पहाड़ पे जाते हो तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो दाब घटता जाता है, और दाब जैसे ही घटेगा पानी जल्दी से बॉयल होने लगेगा। ठीक है। तो दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वह भी घटेगा, लेकिन दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यही जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, प्रोटियम क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पता चल गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर न्यूट्रॉन पूछा गया है तो आपसे प्रोटॉन भी पूछा जाएगा, आपसे इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कितना डिफिकल्ट बन सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रोटियम जो है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है 3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम सबसे पहले आया, ड्यूटेरियम उसके बाद आया, ट्रिटियम उसके बाद आया, तीसरा नंबर पे ट्रिटियम। यहीं से आपको याद रखना है, ऑर्डर में ही याद रखना है।
प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं एक तरह से टेबल ही बना देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूँ प्रोटियम का, तो प्रोटियम मैंने बताया न्यूट्रॉन 0 होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक होता है। वहीं पे ड्यूटेरियम का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ड्यूटेरियम में क्या होगा, तो ड्यूटेरियम का अगर मैं बात करूँगा तो ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और वहीं पे तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम का अगर मैं बात करूँगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। सारा यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो न्यूट्रॉन में आ रहे हैं, देख रहे हो, न्यूट्रॉन पहले 0, फिर 1, उसके बाद 2। तो ये ऑर्डर अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन इससे पूछे आप कभी भी गलत नहीं करोगे, और ऑर्डर याद नहीं है तो आप गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पे मैंने पहले पूछा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। उसके बाद रेस्ट जो है वो एक एक हमेशा होते रहेगा। तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये ऑर्डर याद है तो आसानी से आप क्या करोगे, आप आंसर करोगे ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। और नहीं याद है तो आप सर खुजलाते रहोगे। तो इसलिए कुछ चीजें हैं उसको जिस तरह से याद किया जाना चाहिए उसी तरह से याद करो। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व होता है फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वह सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है। नॉर्मल जो कोई भी आप ड्राई सेल लोगे उसमें अमोनियम क्लोराइड के तौर पे यूज किया जाता है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब यही सब क्वेश्चन है ना, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो तो कोई सोडियम क्लोराइड मार देता है, कोई कुछ मार देता है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड मार देता है, ध्यान देते नहीं हो, आपने पढ़ा क्या है और आंसर कुछ भी करके आ जाते हो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक भी होता है, कौन सा है। हैलोजन समूह दिया हुआ है इसलिए आपको एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोचना है, तो वो है आयोडीन, ठीक है। कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन इस ग्रुप का सबसे भारी तत्व है जिसमें धात्विक चमक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप को स्ट्रेंजर गैस, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, जिनॉन को, ठीक है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनॉन एक नोवेल गैस है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयोग की जाने वाली तत्व कौन सी है। फोटो कॉपी जो किया जाता है उस मशीन में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, सेलेनियम का, ठीक है। ये आप याद रखना, आपको ऑप्शन में डाल के कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आपको हूबहू इसी तरह से याद रखना है। फोटोकॉपी में तत्व कौन सा, सेलेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की दुर्गंध सड़ी मछली की तरह होती है। पहले मैंने बताया सड़े हुए मांस की तरह या सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध किसका होता है, ये होता है ओजोन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल के रूप में जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसको कहते हैं। कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को, ठीक है। सिलिकॉन
कार्बाइड को क्या कहा जाता है? कृत्रिम हीरा। अगला क्वेश्चन है सल्फर के किस रूप को फ्लावर्स ऑफ सल्फर या मिल्क सल्फर कहा जाता है? दो टर्म यूज किया जाता है, फ्लावर्स ऑफ सल्फर और एक टर्म मिल्क सल्फर। आपको बताना है सल्फर के किस अपरूप को ये कहा जाता है। ये रूप यहां पे नहीं, अपरूप है, ठीक है। किस अपरूप को कहा जाता है? फ्लावर्स ऑफ सल्फर या मिल्क सल्फर। किसको कहा जाता है? अल्फा सल्फर को, ठीक है, अल्फा सल्फर को। अल्फा सल्फर को किस उपनाम से जाना जाता है? फ्लावर्स ऑफ सल्फर या मिल्क सल्फर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? ये एक हैलोजन है और इसका इस्तेमाल कीटनाशक और दर्दनाशक औषधियों के रूप में किया जाता है। जब भी आपको हैलोजन दे तो आप पर्टिकुलर जो हैलोजन ग्रुप है उसी के बारे में सोचोगे, इधर उधर नहीं जाओगे। कई बार आप अगर सिर्फ उसके बारे में सोचोगे तो आप सही आंसर करके आ जाओगे, क्योंकि एलिमेंट जो रहेगा आप उस ग्रुप से छांट के निकाल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा है? वो है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन के बारे में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यह हाइड्रोजन ग्रुप का सबसे भारी तत्व है और इसमें धात्विक चमक भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वह कौन सी है? वह है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? यानी रेडियो एक्टिव जो जितने भी समस्थानिक है उसमें से रेडियो एक्टिव कौन सा है? तो रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्राइटियम, ठीक है। जो तीसरा वाला हम लोगों ने पढ़ा था वही रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, उसमें तीसरा जो ट्राइटियम है वह रेडियो एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? फास्फोरस का, और फास्फोरस में भी लाल फास्फोरस का, ठीक है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है माचिस के तिलियों में या माचिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुओं के वीर्य को किस चीज में सुरक्षित रखा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य या सीमेन को किस चीज में सुरक्षित रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में। किस चीज में? लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, ताकि वह खराब ना हो, उसको रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाया जाता है, ठीक है। तो क्या गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा होगा और बहुत चीज आपका रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।